हेलो दोस्तों, लीगल ज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय दंड संहिता में परिभाषित चोरी से संबंधित प्रावधानों का अध्ययन करेंगे कि भाई कब किसी व्यक्ति का कार्य चोरी कहलाता है, उसके लिए क्या सज़ा का प्रावधान है। हम देखते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 378 में चोरी को परिभाषित किया गया है तथा धारा 379 में उसके लिए दंड का प्रावधान बताया गया। सबसे पहले देखते हैं कि किसी व्यक्ति का कार्य चोरी कब होगा। तो यहाँ पे परिभाषा में यह बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति किसी के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखेंगे मुख्यतः सबसे पहले ये कह रहा है जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से। सबसे पहले अगर कोई संपत्ति चोरी की विषय वस्तु तभी होगी जब हम उसको उसके किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में से लेंगे। ठीक है, अगर वो किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है तो फिर चोरी की विषय वस्तु नहीं हो सकती। सबसे पहला क्या है, कब्जा होना चाहिए। अब कब्जा मूर्त भी हो सकता है, अमूर्त भी हो सकता है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। अगर उसका कब्जा है तो वो कब्जा ही माना जाएगा। फिर ये कहते हैं उस व्यक्ति की सम्मति के बिना। ठीक है, अगर हम उस वस्तु को उस व्यक्ति की सहमति के बिना लेते हैं तो ही वह चोरी की विषय वस्तु होगी। अगर हम किसी से पूछ के उसका कोई सामान ले रहे हैं तो वो चोरी नहीं कहलाएगा। ठीक है, आगे ये कहता है कोई जंगम संपत्ति। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि चोरी की विषय वस्तु हमेशा जंगम संपत्ति ही होगी। संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक होती है जंगम, एक होती है अजंगम, जिसको हम चल या अचल संपत्ति भी कहते हैं। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो चल संपत्ति है, उसी की ही चोरी हो सकती है। जो स्थायी संपत्ति है, मान लीजिए कोई ज़मीन है तो उसकी चोरी नहीं हो सकती। अब चल संपत्ति में क्या आएगा, जैसे कि कोई मोबाइल फ़ोन, कोई मोटरसाइकिल। ठीक है, तो इस प्रकार की कोई भौतिक वस्तु जो क्या हो, चल संपत्ति हो। ठीक है, जिसको एक जगह से दूसरे जगह हटाया जा सकता हो, तो ऐसी संपत्ति क्या कहलाती है, चल संपत्ति। अब ये कह रहा है आगे बेईमानी से लेने का आशय रखते हुए। ठीक है, अगर हम किसी व्यक्ति से उसकी संपत्ति है ना, उसकी सहमति के बिना लेते हैं तो हमारे मन में आशय क्या होना चाहिए, बेईमानी का आशय होना चाहिए। ठीक है, अगर हम सद्भावपूर्वक किसी की संपत्ति को लेते हैं तो वो चोरी नहीं होगी। ठीक है, हमारे मन में बेईमानी होनी चाहिए। ठीक है, तो जो कोई व्यक्ति है ना बेईमानी से ऐसे संपत्ति को लेगा और ऐसे लेने के लिए हटाता है तो ही वह चोरी होता है। ठीक है, तो संपत्ति को क्या करना है, एक जगह से दूसरे जगह मूव होना आवश्यक है, हटना आवश्यक है। अगर हम किसी व्यक्ति के कब्जे की संपत्ति को चोरी करने का आशा रखते हुए बेईमानी से सिर्फ सोच रहे हैं लेकिन ऐसी संपत्ति को हटा ही नहीं रहे तो वो फिर चोरी की विषय वस्तु नहीं होगी या वो चोरी का अपराध नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि जो कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में से उसकी सहमति के बिना किसी चल संपत्ति को बेईमानी का आशय रखते हुए लेने के लिए हटाता है, ठीक है, तो ही वह क्या होता है, चोरी का अपराध गठित होता है। ठीक है, अब इसके लिए सज़ा का प्रावधान देख लेते हैं। तो धारा 379 में इसके लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति चोरी करेगा, ठीक है, वह कारावास से, जो कि किसी भी भांति का हो सकता है, जिसकी अवधि कितनी होगी, 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसके लिए 3 वर्ष तक के सज़ा का प्रावधान है, या जुर्माने से या दोनों से। ठीक है, तो आज ये चीज़ समझ आ गया कि भाई चोरी की विषय वस्तु क्या होगी, कब वो चोरी कहलाएगा, उसके लिए क्या सज़ा का प्रावधान है। धन्यवाद दोस्तों।